Hey guys, hi everyone. Good morning, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to L4, lecture number 4 of chapter number 1 of CA Final IDT regular batch. और आज हमें अलविदा करना है शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 का कुछ पोर्शन इज व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन गाइस. तो पहले एक क्विक रिकैप करेंगे. द प्रोटोकॉल इज व्हाट वी नीड टू फॉलो एंड देन द टू पोर्शंस दैट वी डिड इन शेड्यूल नंबर 1. ऑलराइट गाइस, कल हम लोगों ने किया था सेक्शन 7(1)AA जो सबसे पहला पढ़ा था, जहां सरकार ने कहा कि अगर कोई एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस होती है बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, मतलब दोस्तों मेंबर्स आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कॉन्स्टिट्यूएंट और टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग गुड्स to its members for a consideration which is generally known as maintenance charges, उसको भी सप्लाई माना जाएगा. और यहां पर उसके एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी दी गई सरकार ने कि भाई साहब इन दोनों को अलग अलग इंसान माना जाए. द कॉन्स्टिट्यूएंट, द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड मेंबर्स, इनको दो अलग अलग लोग माना जाएगा. ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी डिड इन सेक्शन 7(1)AA, फॉलोड बाय दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट था कैश कॉल्स. यहां पर दोस्तों बीच में एक बार ना आवाज चली गई थी. खैर दोस्तों ऐसा कोई पॉइंट नहीं हुआ था जहां पर आपको कोई तकलीफ हो. कैश कॉल्स इज नथिंग बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ जॉइंट वेंचर. सो द कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं करता. इट इज जस्ट मनी बीइंग प्रोवाइडेड by the members of joint venture in joint venture. तो in that case it will not be subject to GST. उस पे GST नहीं लगेगा. आ जाओ भाई, सेक्शन 7(1)B, importation of services for a consideration. Section 7(1)B is also supply, but this is one exception to the general rule of in the course of furtherance of business. मतलब एक जगह जहां पर बिजनेस से जुड़ाव नहीं भी होगा तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, एंड दैट इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज. अगर आप आउटसाइड इंडिया से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो इन इंडिया, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, और उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, तो चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो, चाहे वो पर्सनल पर्पस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस. इट विल बी कंसिडर्ड, उसे माना जाएगा एज इफ इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. मतलब इट इज लायबल टू जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर इन द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी. उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे थे सेक्शन 7(1)C प्लस शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 ने 4 पैरामीटर्स बनाए, 4 पॉइंट्स बनाए, जिन्हें हम पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 के नाम से जानेंगे, और कहा कि अगर इन 4 सिनेरियोज में कंसिडरेशन ना भी हो, पैसा इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, तो भी इन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा. तो दिस इज बेसिकली द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन. अगर आपको याद होगा दोस्तों, सेक्शन 7(1)A जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, पहले दिन से पढ़ रहे हैं, उसमें 4 पैरामीटर्स थे. गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा बाय टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और चौथा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो 7(1)B इज द एक्सेप्शन ऑफ द फोर्थ पॉइंट, fourth parameter, which is in the course of furtherance of business. And guys, schedule 1 is the exception to the second parameter, जहां consideration ना होते हुए भी सरकार उसे सप्लाई मान लेगी. Alright guys, जिसमें 2 सिनेरियोज इज व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन. सबसे पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड. मैंने आप लोगों को पूरी कहानी सुनाई थी, समझाई थी. बिकॉज द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड यू विद द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, दे एक्सपेक्ट यू टू कलेक्ट टैक्स एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम. चाहे वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद भी वो आपसे बोलेंगे भैया कभी ना कभी तो ये सामान बिकेगा और आप टैक्स कलेक्ट करोगे. However दोस्तों, in this scenario, because you permanently transferred the asset without any consideration, तो in that case सरकार आपसे नाराज होगी, सरकार रूठ गई, कहती है भैया मैंने I allowed you the benefit of ITC with that condition that you will collect tax at a later stage of time. However, you did not do so. तो either I should reverse the ITC claiming it as a wrong credit. लेकिन जैसी wrong credit की बात आती है ना, उसके साथ भागा भागा सेक्शन आता है 50, जहां पर इंटरेस्ट लग जाता है. तो सामने वाले ने कहा, जो सप्लायर था उसने कहा, अरे भाई साहब मोदी जी, ये कोई रॉन्ग क्रेडिट का सवाल तोड़ना होता है. रॉन्ग क्रेडिट तो भैया मैंने सारी कंडीशंस ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी है. हाउ कैन यू से इट्स अ रॉन्ग क्रेडिट? आप इंटरेस्ट लगाने की बातें कैसे कर सकते हो मेरे ऊपर? तो मोदी जी ने कहा चलो वो बात भी सही है कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम ऐसे पहले दिन ही परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करोगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड सप्लाई, मान लिया जाएगा कि आपने आगे सप्लाई करी है.
दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? हु आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन। कौन है दोस्तों? हु आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज मैंने आपको समझाया था, जिसमें फाइनली जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन है वो फैमिली के बीच में ट्रांजैक्शंस ऑफ फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी अंडर शेड्यूल 1 कौन कौन आते हैं? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी आएंगे, प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ओनली हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आएंगे ही आएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हु आर होली डिपेंडेंट। उसके बाद दोस्तों डिस्टिंक्ट पर्सन गाइस। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? जिसके दो ब्रांचेस हैं और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो विद इन द सेम स्टेट हो या अलग अलग स्टेट में हो। अलग अलग स्टेट में है तो मैंडेटरी आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, उसमें ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर सिंगल स्टेट में होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी चैप्टर। तो यहां पर सरकार ने क्या बोला कि अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जिनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, वेदर इन द सेम स्टेट और अदर स्टेट, अगर कोई भी गुड्स भेजे जा रहे हैं तो उसे दोस्तों क्या माना जाएगा? एक डीम्ड सप्लाई माना जाएगा एंड इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। उसके बाद दोस्तों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन करके आया, जहां एक इंसान के दो ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच को तो रजिस्ट्रेशन लेना अंडर द जीएसटी लॉ एंड द अदर ब्रांच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड बिकॉज दे आर डीलिंग इनटू प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी का प्रोविजन ही लागू नहीं है, जीएसटी का कानून ही लागू नहीं है। तो सरकार ने कहा कि दे विल बी टर्म्ड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड एनी ट्रांजैक्शन, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ from the registered GST branch to the establishment of distinct person, the deemed distinct person, it will be considered as supply even if without consideration. उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी जो होते हैं वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सरकार ने शेड्यूल 3 में डाल दिया, ये कहते हुए कि दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट पेमेंट करता है विच इज बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उस पे क्या जीएसटी की बात उठी? द आंसर टू विच इज यस, क्योंकि जो शेड्यूल 3 में लिखा वो लिखा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो पेमेंट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 4 लाख है, 40 लाख है या 4 करोड़ है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एनी अमाउंट विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विच इज नॉट इन कंसिडरेशन विद द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस। लेकिन सरकार ने एक छोटी सी रिलैक्सेशन दी कि अगर गिफ्ट दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय अप टू 50,000 रुपीज इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 50,000 से ज्यादा का है देन जीएसटी शैल बी लेविड। Alright guys, so this is what we did into the preceding session guys, and now we have to head on with case number 3. आ जाओ guys of schedule number 1, supply between principal and agent. However दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ पिछला वाला पॉइंट था दोस्तों जहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन है। यहां पे नाम अलग अलग दे दिए, प्रिंसिपल एजेंट नाम दे दिया है, लेकिन इट इज लाइकवाइज, इट इज वेरी सिमिलर टू द पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्टिंक्ट पर्सन में किया। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना गाइस। क्या बोलता है दोस्तों ये वाला हमारा प्रोविजन? कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। तो इन केस नंबर 3 वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। जैसे 7(1)(b) में वी ओनली टॉक्ड अबाउट सर्विसेज, वी डिड नॉट टॉक अबाउट गुड्स। याद आ रहा है? 7(1)(b) में इट वाज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। तो यहां पर बात आती है सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा मतलब बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, तो बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइसी वर्सा विदाउट कंसिडरेशन शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, उसे सप्लाई माना जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप टू फॉल अंडर दिस पॉइंट। अब बात यह आती है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का फॉर्म होगा। वी विल हैव टू आइडेंटिफाई ना कि भाई प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है कि भी नहीं। अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ही नहीं है दोस्तों, तो इन दैट केस आप केस नंबर 3 पैरा 3 में तो आओगे ही नहीं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप टू फॉल अंडर दिस पॉइंट।
where further supply of goods by agent is invoiced in his name. क्या बोला है दोस्तों? Where further supply of goods by agent is invoiced is in his name, it can be construed that there is principal agent relationship and this point shall apply. इसका मतलब क्या है कि एजेंट जब प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे सामान बेचता है या प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे से सामान खरीदता है, एज द केस में भी, वो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से रेज नहीं करवा रहा, वो इनवॉइस अपने नाम से रेज करवा रहा. अब देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूं एंड देन वी हैव 3 एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रोविजन क्रिस्टल क्लियर. अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस. लेट्स से ये एक इंसान है और इसका नाम पी रखता हूं क्योंकि प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल अगर कोई सामान खरीदता है, जब प्रिंसिपल सामान खरीदता है, assumingly that all the conditions of ITC are satisfied, प्रिंसिपल ने सामान परचेज करते वक्त क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा लिया? द आंसर टू विच इज यस. प्रिंसिपल ने आईटीसी का बेनिफिट उठा लिया. नाउ प्रिंसिपल ने इस सामान को किसको दे दिया दोस्तों? इस सामान को दे दिया टू मिस्टर ए विच इज एजेंट को दे दिया. ये गुड्स दे दिए दोस्तों विदाउट एनी कंसिडरेशन. ध्यान से देखिएगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन. ऑलराइट गाइस, क्योंकि एजेंट सारे सामान का उस टाइम वैसे भी पैसा नहीं देता. अब बात यह आती है कि एजेंट जब इस सामान को आगे सप्लाई करेगा, एजेंट ने आगे इस सामान को सप्लाई किया टू कस्टमर, तो एजेंट ने आगे सामान का पैसा रिसीव किया होगा, या एज द केस में भी जब कस्टमर ने इनवॉइस मांगा, कस्टमर ने कहा भैया मैं सामान खरीद रहा हूं, सामान का इनवॉइस तो चाहिए होगा ना. तो जब एजेंट ने कस्टमर के सामने इनवॉइस रेज किया, ये इनवॉइस रेज किया, तो इस इनवॉइस में नाम किसका था? इज इट बाय द प्रिंसिपल और बाय द एजेंट? तो केस नंबर 1 बनाता हूं दोस्तों. केस 1, अगर ये इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के नाम का है, मतलब माना जा रहा है कि कस्टमर को सामान किसने बेचा है? माना जाएगा दोस्तों कि सामान डायरेक्टली किसने बेचा है दोस्तों? प्रिंसिपल ने ही बेचा है. तो ये जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी ना इस इनवॉइस में, जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, वो किसके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट करेगी? वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ऑफ द प्रिंसिपल में रिफ्लेक्ट करेगी. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी. एंड जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें से अपना आईटीसी का बेनिफिट उठाएगा, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट ही इज गोना पे टू द गवर्नमेंट. यस, एजेंट ने मदद करी सामान बिकवाने में, नो डाउट अबाउट इट. तो एजेंट को प्रिंसिपल क्या दे देगा दोस्तों? कमीशन देगा फॉर द सप्लाई दैट ही हैज मेड. यहां पर एजेंट कमीशन देगा, नो डाउट अबाउट इट. हाँ, ये बात भी उतनी सच है कि कमीशन पर भी जीएसटी लगेगा, ये कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि जो एजेंट इज नाउ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द प्रिंसिपल इज द सर्विस रेसिपिएंट. तो इन दैट सिनेरियो कमीशन पर भी जीएसटी लगेगा इफ द एजेंट इज रजिस्टर्ड. मेरे ख्याल से पहले वाले पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो यू गाइज आर फ्री टू आस्क मी, एंड दिस इज व्हाट जनरली द सिनेरियो हैपेंस. जनरली एक इंसान के अगर 10 एजेंट हैं तो वो सारे के सारे जब भी कस्टमर ढूंढ के लाते हैं तो इनवॉइस जो रेज करा जाता है दोस्तों, इट इज रेज्ड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इटसेल्फ. इट इज ओनली दैट कि प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए कि भाई कस्टमर मिले उसे बेचो, और जब इनवॉइस रेज हो तो हमारी ही बुक से इनवॉइस रेज करके दे देना. शाम को पैसे का हिसाब कर लेंगे, मैं आपको आपका कमीशन दे दूंगा. दिस इज हाउ इट जनरली हैपेंस. जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनके भी एजेंट्स होते हैं, तो एजेंट्स कस्टमर को ढूंढ के लाते हैं कि भैया इंश्योरेंस करवा लो, खुदा ना खास्ता लुढ़क गए तो घर वालों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी. होता है कि नहीं? तो इन दैट केस व्हेन द कस्टमर पेज इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इनवॉइस इज रेज्ड बाय द प्रिंसिपल, इनवॉइस इज रेज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट द एजेंट. एजेंट को तो कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से. हाउएवर दोस्तों, अगर केस नंबर 1 हुआ जहां पर द इनवॉइस इज रेज्ड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो दोस्तों ये आपका दोस्तों शेड्यूल 1 पैरा 3 में नहीं आएगा. शेड्यूल 1 पैरा 3 जो अपन अभी पढ़ रहे हैं,
इसमें नहीं आएगा। मतलब यहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज नॉट फॉर्म्ड, द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल ने सामान खरीदा, आईटीसी भी प्रिंसिपल ने उठाया, और जब सामान बिका विद द हेल्प ऑफ द एजेंट, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी प्रिंसिपल के पास ही आई। प्रिंसिपल ने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट सरकार को जाके पे कर दिया। ठीक है जी। नाउ हेडिंग ऑन टू केस नंबर 2 गाइस, द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ कोर्स, केस नंबर 2, when the invoice is raised in the name of agent, इनवॉइस एजेंट ने अपने नाम से रेस किया जब वो कस्टमर को बेच रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि कस्टमर ने जो पैसा दिया वो प्रिंसिपल के पास तो गया ही नहीं। कस्टमर ने जो पैसा दिया दोस्तों, इन द सेकंड सिनेरियो व्हिच आई एम यूजिंग द ऑरेंज कलर मार्कर, इसने जो पैसा दिया प्लस जीएसटी दिया कस्टमर ने, वो किसके पास पहुंचा? एजेंट के पास पहुंचा। अब सरकार आई भागी भागी, सरकार प्रिंसिपल से कहती है कि प्रिंसिपल जी, वो आपका जो सामान था, आपने इस सामान पर आईटीसी तो ले लिया, लेकिन ये सामान आपकी फैक्ट्री में नजर नहीं आ रहा, कहां गया? तो प्रिंसिपल ने बताया ये ना मैंने एजेंट को दिया है, एजेंट आगे बेचेगा इसे। कहते अच्छा, तो एजेंट आपके नाम से बेचेगा? कह रहे नहीं, एजेंट अपने नाम से बेचता है, फिर हम महीने के एंड में सेटलमेंट कर लेते हैं, भैया कितने का सामान था, कितना उसका कमीशन, सारी चीजें महीने के एंड में होती है। मोदी जी कहते हैं अरे लाले, अरे प्रिंसिपल भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तुम्हें मिल रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर आईटीसी तुम उठा रहे हो, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो जीएसटी कलेक्ट करा जा रहा है, दैट इज बीइंग कलेक्टेड बाय द एजेंट। तो ये बीच के ट्रांजैक्शन का क्या? बीच के ट्रांजैक्शन का क्या? हमने कहा क्या? कह रहे अरे रिपीट नहीं करना है, क्या पे क्या। सरकार ने कहा इफ यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, तो वी एक्सपेक्ट यू टू कलेक्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, देन ओनली वी विल अलाउ यू द बेनिफिट ऑफ आईटीसी ना। आईटीसी का बेनिफिट हम इसी भरोसे से देते हैं कि जब आप आगे सामान सप्लाई करोगे तो आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर लोगे, चाहे वो आज नहीं तो कल। लेकिन इन दिस सिनेरियो व्हाट यू हैव डन इज, आपने ये गुड्स ट्रांसफर कर दिए टू द एजेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन, and the agent is collecting output tax liability, तो how can we allow you the benefit of ITC? हम आपको आईटीसी का बेनिफिट कैसे अलाउ कर दें? तो सरकार ने कहा कि if the invoice is raised by the agent in his own name, अगर वो अपने नाम से इनवॉइस रेज कर रहा है दोस्तों, तो उसे सरकार ने शेड्यूल 1 पैरा 3 में डालते हुए ये बोल दिया, पैरा 3 में डालते हुए ये बोल दिया कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दिया है विदाउट एनी कंसिडरेशन गाइस, तो इसे क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। क्या मान लिया जाएगा गाइस? डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर डीम्ड सप्लाई हुआ बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, तो सरकार का क्या कहना है कि ये जो सप्लाई हुई है, इस पर जो टैक्स होगा, इस सप्लाई पर जो टैक्स होगा, वो टैक्स दोस्तों क्या बनेगा? वो टैक्स प्रिंसिपल के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, जिसमें से प्रिंसिपल अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर पाएगा, प्रिंसिपल अपना आईटीसी माइनस कर पाएगा। करेक्ट बात है। और यही टैक्स, द सेम अमाउंट, दिस टैक्स विल बिकम आईटीसी, ये आपका आईटीसी बन जाएगा दोस्तों, आईटीसी फॉर एजेंट, तो एजेंट ने जो यहां पर टैक्स कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो एजेंट अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी माइनस करेगा, तो उसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा विच ही इज सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट। यस, देयर विल बी ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन ऑल्सो, क्योंकि एजेंट विल नॉट सेल द गुड्स, एजेंट गुड्स नहीं बेचेगा अगर उसे कमीशन नहीं मिलेगा। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, प्रैक्टिकल असल जिंदगी में यहां पर क्या होता है कि जब एजेंट अपने नाम से इनवॉइस रेस करता है, तो पैसा किसके अकाउंट में आता है दोस्तों? एक्चुअल में पैसा किसके अकाउंट में आता है? पैसा आता है इन द नेम ऑफ द एजेंट, एजेंट के अकाउंट में पैसा आता है। अब एजेंट क्या करेगा? जब एजेंट प्रिंसिपल को पैसा देगा तो उसमें से अपना कमीशन मार लेगा, उसमें से अपना कमीशन काट लेगा, काटेगा ही ना भैया, हाँ या ना? प्रैक्टिकल असल जिंदगी में बताऊं। लेकिन चलो, हमारे को यहां पे कमीशन से कोई मतलब नहीं है, ignoring the provision of commission, ignoring the concept of commission out here, I am just talking about
कि जब प्रिंसिपल ने एजेंट को आगे सामान दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, और एजेंट जब आगे सामान बेच रहा है, तो इज ही कलेक्टिंग टैक्स फॉर हिमसेल्फ, या इज ही रेजिंग द इनवॉइस on his in his own name, or is he raising the invoice in the name of the principal? If he is raising the invoice in the name of the principal, then the concept of schedule 1 para 3 does not apply, and therefore दोस्तों the transaction between principal and agent, even if without consideration, is not a deemed supply. However, अगर एजेंट आगे सामान दे रहा है जिसमें वो अपने नाम से इनवॉइस रेज कर रहा है, एजेंट आगे सामान दे रहा है जिसमें वो अपने नाम से इनवॉइस रेज कर रहा है, तो in that case, in that scenario guys, it will fall under schedule 1 para 3, और schedule 1 para 3 में दोस्तों क्या आता है, deemed supply, मतलब प्रिंसिपल ने जब एजेंट को सामान दिया तो माना जाएगा भैया वो सप्लाई है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बीइंग अवेल्ड बाय द प्रिंसिपल, however the output tax liability is being received by the agent, which the government does not support at all. गवर्नमेंट कहती है हमने आईटीसी का बेनिफिट फिर प्रिंसिपल को क्यों दिया, जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एजेंट कलेक्ट कर रहा है। तो सरकार ने कहा जब प्रिंसिपल एजेंट को सामान देगा तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। इजी पॉइंट है दोस्तों, ऐसा ही हम लोगों ने डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में किया था। मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई है, बस यहां पर बात यह आती है कि यहां पर इन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, और ये आपस में भी मतलब इनके अलग अलग पैन नंबर्स हैं। जो मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन का बताया ना, डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन का गाइस, उसमें मैंने क्या बताया था, ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2, राइट, और ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है, ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन के साथ है, यही सिखाया था गाइस, चाहे वो विद इन द सेम स्टेट हो या मल्टीपल स्टेट्स हो। ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में अगर कोई सामान जाता है, ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में अगर कोई सामान जाता है, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, चाहे कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, even if without consideration, क्या इसे deemed supply मान लिया जाएगा? Will this be considered to be deemed supply? हाँ या ना? क्या इसे deemed supply मान लिया जाएगा? फटाफट बताइए। The answer is yes, मान लिया जाएगा। Likewise to that, सरकार ने क्या बोला था इस वाले की, आईटीसी किसे मिला था, ब्रांच नंबर 1 को, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कौन ले रहा है, ब्रांच नंबर 2, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो सरकार ने क्या बोला कि ब्रांच नंबर 1 से जब ब्रांच नंबर 2 में सामान गया है तो इसे भी डीम्ड सप्लाई मान लिया जाए, विद द सेम कंसेप्ट जो आज पढ़ा है, बस नाम बदल गया है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 की जगह प्रिंसिपल एजेंट हो गया है। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का फॉर्म होगा। अगर यहां तक क्लियर हुआ है तो एक बात हम सब कर दीजिए गाइस, सो दैट आई कैन हेड ऑन विद द एग्जांपल, जिसमें एग्जांपल नंबर 3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आया था इंटरमीडिएट में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर उसी से जुड़ा हुआ या थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इन फाइनल लेवल ऑल्सो। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल्स फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 इधर देखिएगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड अपॉइंट्स T2 टू प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स फॉर देयर ऑटोमोबाइल्स बिजनेस। ओके, T2 identifies, ध्यान से देखिएगा, T2 identifies various suppliers and appoints Cyrus and Company। तो टाटा लिमिटेड ने T2 को अपॉइंट किया था कि तुम एक ऐसा इंसान ढूंढो जिससे हम स्पेयर पार्ट्स खरीद सकें। T2 ने अलग अलग वेंडर से बात करी और फाइनली अपॉइंट किया कि साइरस एंड कंपनी इज द कंपनी जो हमें स्पेयर पार्ट्स दे सकता है एट अ रीजनेबल प्राइस विद गुड क्वालिटी। फर्दर T2 asked the supplier to send the goods and issue the invoice directly to Tata Motor. And this is the most important paragraph, guys. This is the most important box. मुझे बताइए guys, यहां T2 ने साइरस एंड कंपनी से बोला कि भाई जो गुड्स है और इनवॉइस है वो डायरेक्टली किसके पास भेज दो, टाटा मोटर्स के पास भेज दो। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू टाटा मोटर्स। अगर डायरेक्टली टाटा मोटर्स के पास इनवॉइस जा रहा है तो क्या यहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ? क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ? हाँ या ना? द आंसर टू विच इज नो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ, बिकॉज नाउ द T2 is working merely as an agent, जहां पर
वो सिर्फ सामान को खरीदने में मदद कर रहा है, फॉर विच ही विल बी पेड अ कंसिडरेशन, बीट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, बीट इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, जो भी बोल दो। लेकिन क्या यहां पर शेड्यूल 1 पैरा 3 का प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ? द आंसर टू विच इज नो। T2 is only acting as the procurement agent and has in no way involved himself in the supply or receipt of goods as invoice is raised directly in the name of Tata Motors Limited. Hence, T2 is not the agent of Tata Motors for the purpose of schedule number 1. वो schedule number 1 के लिए agent नहीं बना। So, यहां पर अगर कोई भी transaction होता है between Tata Motors Limited and T2, उसे supply नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सिस बैंक अपॉइंट्स कीकू एज एन ऑक्शनियर टू ऑक्शन अ कार। एक्सिस बैंक अपॉइंट्स कीकू, ये हमारा दोस्त है कीकू, उनको अपॉइंट करता है कि तुम ऑक्शन करवाओ और ये गाड़ी है, इसको बेचना है। कीकू आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बायर्स। अक्षय कुमार इज द हाईएस्ट बिडर एंड द कार इज सोल्ड टू हिम। ठीक है जी, अब अक्षय कुमार भाई ने क्या बोला होगा? भैया गाड़ी तो लेकर जा रहा हूं, लेकिन इनवॉइस चाहिए। कल को रास्ते में मामू ने रोक लिया और उसने कहा भैया बिल दिखाओ, तो इन दैट केस आरसी दिखाओ। इन दैट केस वो तो समझेगा मैं चोर हूं अगर अगर मेरे पास इनवॉइस नहीं हुआ तो इनवॉइस देने की बात हुई तो दोस्तों इनवॉइस किसने रेज किया और किसके नाम से रेज किया? कहते हैं इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ कार इज इशूड बाय कीकू ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक टू अक्षय कुमार। मतलब इनवॉइस किसने इशू किया है? कीकू ने इशू किया है दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। अब यहां पर दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक का मतलब यह नहीं है कि एक्सिस बैंक का बिल बुक थी। इट इज जस्ट दैट कि कीकू ने इनवॉइस रेज किया है इन हिज ओन नेम। कीकू ने इनवॉइस रेज किया है इन हिज ओन नेम। नाउ इन दिस सिनेरियो Kiku is not merely providing auctioneering services, but is also supplying the car on behalf of Axis Bank to Akshay Kumar and has the authority to transfer the title of the car. Therefore, relationship between Axis Bank and Kiku can be considered as, उसे माना जा सकता है एज प्रिंसिपल एजेंट। क्या माना जा सकता है दोस्तों? एज प्रिंसिपल एजेंट माना जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ शेड्यूल नंबर 1। तो यहां पर दोस्तों जो एक्सिस बैंक ने कार कीकू को दी विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहां पर कार दी दोस्तों, कार विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन। और फिर कीकू ने इस कार को आगे बेचा टू मिस्टर अक्षय कुमार यहां पर। तो क्या दोस्तों सरकार ने क्या बोला? क्या इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? हां जी, इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज जब कीकू ने आगे सामान बेचा अक्षय कुमार को, तो कीकू ने क्या इनवॉइस खुद के नाम से रेज किया था? द आंसर इज यस, इनवॉइस वाज रेज्ड इन द नेम ऑफ कीकू। ऑलराइट गाइस, यहां पर ये वाला जो बॉक्स है इसमें थोड़ी सी और बेटर अपन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ कार इज इशूड बाय कीकू इन हिज ओन नेम, इन हिज ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। से कई बार ऐसा नजर आता है कि एक्सिस बैंक के बिहाफ पे रेज कर रहा है, मतलब इनवॉइस एक्सिस बैंक ने रेज किया, जबकि ऐसा इंटेंशन नहीं है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इससे जुड़ा हुआ दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। आज नहीं तो कल बनेगा भी दोस्तों, तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसे वाले केस सिनेरियो को आप कभी मिस आउट ना करें। कहते हैं, ये देखिए, ये हैं टाटा जी, रतन टाटा जी हैं। खैर अब रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मैंने उन्हें एग्जाम्पल से भी नहीं हटाया क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है, और बहुत ही सज्जन आदमी गाइस। और ये हैं अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, मिस्टर अनिल अंबानी जी। अब दोस्तों
हुआ यूं, ध्यान से मेरी बात सुनना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, कि टाटा जी ने गुड्स सप्लाई करे थ्रू अ डीसीए, डेल क्रेडे एजेंट, टू मिस्टर अनिल अंबानी। डेल क्रेडे एजेंट क्या होता है? डेल क्रेडे एजेंट आपका सामान बिकवाने में तो मदद करता ही करता है, लेकिन डेल क्रेडे एजेंट यह भी वादा करता है कि आपको टाइमली पेमेंट मिलेगा। नॉर्मली एजेंट का क्या रोल होता है भैया? सामान बिकवाने में पैसा वसूलवाना प्रिंसिपल का खुद का काम है, लेकिन डेल क्रेडे एजेंट क्या करता है? कहता है भाई साहब मैं आपका सामान तो बिकवाऊंगा ही बिकवाऊंगा, लेकिन वचन देता हूं, आई प्रॉमिस, कमिट, कि मैं आपका पैसा भी टाइम से टाइम निकलवाऊंगा। तो डेल क्रेडे एजेंट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, but is equally responsible for making sure that the payment is released by the due date as per the contract. अब देखिएगा दोस्तों, टाटा जी, टाटा सोल्ड गुड्स टू रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड थ्रू द अफोरसेड डीसीए, डीसीए मतलब डेल क्रेडिट एजेंट कीकू, ठीक है जी। अब हुआ यूं दोस्तों, रतन जी ने भाई साहब को, अनिल अंबानी जी को सामान बेचा थ्रू द डेल क्रेडिट एजेंट, and because Anil Ambani ji was not in a position to make the payment on or before the due date, तो रतन टाटा जी ने कीकू का कॉलर पकड़ लिया, कहता है तेरे भरोसे पे मैंने अंबानी भाई को दिया था है, और अब वो टाइम से टाइम पैसा नहीं दे रहे, देख ले, टाइम से टाइम पैसा निकलवा दे, नहीं तो ऊपर नीचे कर दूंगा मैं तेरे को। तो रतन जी को कहता है अरे रतन जी कॉलर तो छोड़ो, बात तो करने दो ना उनसे। अब कीकू भागा भागा अनिल अंबानी जी के पास पहुंचे, कहते हैं यार अंबानी भाई, एक बड़े भैया देखो टाइम से टाइम सारे काम कर रहे हैं और आपके पीछे पैसा पड़ना बहुत तकलीफ हो रही है, आप ना हर टाइम मेरी नाक कटवा देते, क्या करूं मैं? होता है कि नहीं? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, कीकू ने क्या किया? कीकू ने दोस्तों, क्योंकि इसने वादा किया था टाइम से टाइम पेमेंट होगा, तो कीकू ने क्या किया? इन्हें शॉर्ट टर्म लोन दिया। कीकू प्रोवाइडेड अ शॉर्ट टर्म लोन to Mr. Ambani so that Ambani ji can make the payment. Ambani ji can make the payment कि आप जाके भैया आप मेरी इज्जत बचाओ, पहले तो आपके वजह से रतन जी बहुत नाराज हो रहे हैं, बहुत पुराने कस्टमर हैं मेरे, तो आप जाके पहले उनका पैसा निपटाओ। अब बात ये आती है दोस्तों, कि क्या जो कीकू ने शॉर्ट टर्म लोन दिया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनिल अंबानी जी को ये पैसा भी लौटाना पड़ेगा दोस्तों, along with interest, क्योंकि भैया कोई भी लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा उस पर। क्या ये इंटरेस्ट को भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे इन दिस ट्रांजैक्शन? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड। क्या ये इंटरेस्ट है, क्या ये भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, इसी ट्रांजैक्शन में जोड़ा जाएगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब इधर ध्यान से देखिएगा, Kiku provided short-term loan to Reliance Communications Limited against interest so that timely payment can be made by Reliance Communications to Tata Limited. सही बात है कि नहीं है? Now, question क्या arise हुआ? Whether the payment of interest be included in the value of invoice, assuming the invoice is issued by Tata Limited. ओहो, पहला क्वेश्चन आया कि क्या जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो भी वैल्यू ऑफ इनवॉइस में जोड़ा जाए? अगर इनवॉइस कौन रेज कर रहा है? टाटा लिमिटेड रेज कर रहे हैं। इनवॉइस इज बीइंग रेज बाय टाटा लिमिटेड, इनवॉइस इज नॉट रेज बाय द डीसीए, इनवॉइस डेल क्रेडिट एजेंट ने रेज नहीं किया। अब बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो गाइस, केस नंबर 1 वेयर इनवॉइस इज रेज्ड बाय टाटा लिमिटेड। हाँ जी गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, संयम ने कहा नहीं सर वो इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही संयम। इधर देखिएगा दोस्तों, जब टाटा जी ने थ्रू डीसीए, थ्रू डेल क्रेडिट एजेंट सामान बेचा टू रिलायंस कम्युनिकेशंस
एंड इनवॉइस इज रेज्ड बाय टाटा लिमिटेड, इनवॉइस इज रेज्ड बाय टाटा लिमिटेड, तो टाटा लिमिटेड और डीसीए का क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ? क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ? द आंसर इज नो, बिकॉज जब सामान बेचा गया थ्रू द डेल क्रेडिट एजेंट, तो इनवॉइस किसने रेज किया था? टाटा लिमिटेड ने ही रेज किया था, डेल क्रेडिट एजेंट ने रेज नहीं किया था। तो इन दिस सिनेरियो सिंपल सी बात करूं कि जब गुड्स खरीदे थे टाटा लिमिटेड ने, जब उन्होंने सामान खरीदा था, तो टाटा लिमिटेड ने इस गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाया होगा। जब रिलायंस कम्युनिकेशंस ने पैसा किसे दिया था दोस्तों? रिलायंस कम्युनिकेशंस ने पैसा दिया टाटा लिमिटेड को, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने पैसा टाटा लिमिटेड को टाइम से टाइम दिया, क्योंकि टाटा लिमिटेड ने डेल क्रेडिट एजेंट का कॉलर पकड़ के क्या बोला था? जहां पैसे निकलवा, बोला था ना दोस्तों रतन जी ने। तो यहां पर जब पैसा मिला तो उसके साथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी मिल गई, मतलब जीएसटी मिल गया, और हम इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस करेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट वी आर गोना पे टू द गवर्नमेंट। रिमेनिंग अमाउंट जाकर हम सरकार को पे कर देंगे। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या यहां तक कोई पॉइंट आया दोस्तों? यहां तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, यहां तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जब रिलायंस कम्युनिकेशन ने डेल क्रेडिट एजेंट को, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट ने शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया था टू रिलायंस कम्युनिकेशन, उन्होंने यहां पर इंटरेस्ट पे किया, तो रिलायंस कम्युनिकेशन, डिड रिलायंस कम्युनिकेशन मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू टाटा लिमिटेड? नो, Reliance Communication paid interest to DCA because DCA was the person who provided short-term loan. तो क्या ये इंटरेस्ट टाटा लिमिटेड अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेगी? नहीं। क्यों जोड़ेगी? बिल्कुल नहीं जोड़ेगी। क्यों? टाटा लिमिटेड को पता ही नहीं है ये चीज हुई है। आप सोचो दोस्तों, टाटा लिमिटेड को क्या मतलब कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने पैसे कहां से इकट्ठे करें, बैग बोरो स्टील, क्या किया, हमें क्या मतलब? टाटा लिमिटेड तो ये कह रही है ना भैया मेरे को तो टाइम से टाइम पैसा मिलना चाहिए, बात खत्म। तो व्हाई विल द इंटरेस्ट which is paid by Reliance Communications to DCA, why will that be added in the value of supply? तो in that case दोस्तों इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाएगा। there are two transactions, there are two supplies, supply number 1 जिसमें दोस्तों टाटा लिमिटेड ने, ध्यान से देखिएगा, टाटा लिमिटेड इज द सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज रिलायंस कम्युनिकेशंस, जिसमें दिया गया दोस्तों गुड्स, जो पहला वाला ट्रांजैक्शन है गाइस। सप्लाई नंबर 2 जिसमें सप्लायर डेल क्रेडिट एजेंट है। डेल क्रेडिट एजेंट ने क्या प्रोवाइड किया? सर्विस दी ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टू रिलायंस कम्युनिकेशंस गाइस। और रिलायंस कम्युनिकेशन ने दोस्तों इसको इंटरेस्ट पे किया गाइस, ये इंटरेस्ट पे किया। दीज टू ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर गाइस, तो ये वाला इंटरेस्ट विल नॉट बी एडेड। कंक्लूजन क्या है इन दिस सिनेरियो? इंटरेस्ट विल नॉट बी एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ टाटा लिमिटेड टू रिलायंस कम्युनिकेशंस। नाउ गाइस अगला सिनेरियो, will your answer इनवॉइस डेल ने रेस किया है? ओहो, टेन टेन। केस नंबर 2 गाइस, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है ये केस नंबर 2। क्या आपका आंसर बदल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, विल मतलब केस नंबर 2, इनवॉइस raised by DCA, Dell Credit Agent, for supply of goods to Reliance Communications। सारी चीजें बहुत लॉजिकल हैं दोस्तों, there is nothing that you will have to mug up। अब guys, because invoice is being raised
बाय द डेल क्रेडिट एजेंट। तो इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब टाटा ने दोस्तों गुड्स सप्लाई करे, गुड्स दिए डीसीए को, डेल क्रेडिट एजेंट को, और एजेंट ने दोस्तों आगे गुड्स दिए दोस्तों टू रिलायंस कम्युनिकेशंस, और इनवॉइस खुद के नाम से रेज किया। इसका मतलब दोस्तों क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है? द आंसर इज यस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है। तो सबसे पहला जो सप्लाई हुई, ध्यान से देखिएगा गाइस, सप्लाई नंबर 1 जो हुई, दैट इज, जिसमें सप्लायर कौन है? टाटा लिमिटेड, और रेसिपिएंट कौन है? डीसीए, डेल क्रेडिट एजेंट। और ये वाली जो सप्लाई हुई है, ये आपकी कौन से वाले में आएगी दोस्तों? ये आपकी आएगी शेड्यूल 1 पैरा 3 में, जहां इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज द डेल क्रेडिट एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। ऑलराइट गाइस, नाउ इधर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, एंड वी विल बी कंक्लूडिंग देन। सप्लाई नंबर 2, डेल क्रेडिट एजेंट ने, अभी अपन सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, जो टाटा ने डेल क्रेडिट एजेंट को दिया वो भी गुड्स थे, और दोस्तों जो डेल क्रेडिट एजेंट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिया, ये भी दोस्तों गुड्स ही आफ्टर ऑल, जिसमें टाइम से टाइम पैसा मिल जाना चाहिए था। रिलायंस कम्युनिकेशन वाज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट इन टाइम टू डीसीए इन दिस सिनेरियो, क्योंकि इनवॉइस किसके नाम से रेज हुआ है? इनवॉइस डीसीए के नाम से रेज हुआ है। तो ये जो पहली वाली ट्रांजैक्शन हुई दोस्तों, ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a). ये कैसे हुई अंडर सेक्शन 7(1)(a)? हमारे 7(1)(a) में आने के लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं। वो 4 पैरामीटर्स क्या थे? कि टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, जो कि है। दूसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए, यहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन डीसीए को पैसा दे रही है, हां जी पैसा दे रही है, कंसिडरेशन है। तीसरा, बाय अ टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, डीसीए इज हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। और चौथा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो कि ये है। पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये सप्लाई बन गया। अब अगर सामने वाला जिसको हमने सामान बेचा, अगर वो टाइम से टाइम पैसा नहीं दे पाता है, भाई अगर आज आपने मेरे से सामान खरीदा और आपने वादा किया था कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे, और अगर आप मुझे 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो क्या कहीं ना कहीं मैं आपके ऊपर ओवर एंड अबव द इनवॉइस वैल्यू, मैं आपसे कुछ एडिशनल अमाउंट लेने का हक रखता हूं कि नहीं? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं नहीं बोलूंगा लेट फीस दो, मैं नहीं बोलूंगा पेनल्टी दो, मैं नहीं बोलूंगा इंटरेस्ट दो, बोलूंगा ना यार, आप मेरा सामान लेकर बैठे हो और जितना आपने टाइम मांगा था मैंने उतना टाइम भी दिया, और अगर आप मेरे को टाइम के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा, मैं आपसे लेट फीस नहीं मांगूंगा, कोई भी नाम से बोल दो, चार्जेस तो मांगूंगा ना, हाँ या ना? तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन डेल क्रेडिट एजेंट ने रिलायंस कम्युनिकेशन को दिया था इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द पेमेंट इज मेड टू टाटा लिमिटेड ऑन टाइम, तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो पेमेंट करेगी टू डीसीए अलोंग विद इंटरेस्ट, क्या वो इस ट्रांजैक्शन में जुड़ जाएगा? डेल क्रेडिट एजेंट और रिलायंस कम्युनिकेशन वाले ट्रांजैक्शन में जुड़ जाएगा? द आंसर टू विच इज यस। तो रिलायंस कम्युनिकेशन गुड्स का तो पैसा देगी ही देगी दोस्तों, गुड्स का तो पैसा देगी ही देगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पेमेंट करने में डिले कर दिया तो वो इंटरेस्ट भी देगी गाइस। तो क्या इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? द आंसर इज यस, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? बहुत लॉजिकल पॉइंट है दोस्तों। सप्लाई नंबर 1 में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि टाटा लिमिटेड को टाइम से टाइम पैसा मिला था। सप्लाई नंबर 2 में डेल क्रेडिट एजेंट ने रिलायंस कम्युनिकेशन को सामान बेचा, वो सप्लाई है, और क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस कुड नॉट मेक द पेमेंट इन टाइम, जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशंस हैड टू मेक पेमेंट, रिलायंस कम्युनिकेशन को पेमेंट देना पड़ा दोस्तों अलोंग विद इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट विल नाउ बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? द आंसर टू विच इज यस।
एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया? मतलब इंटरेस्ट कब जोड़ा जाएगा? जब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट सेम इंसान हो। इंटरेस्ट कब जोड़ा जाएगा? जब सप्लायर ऑफ गुड्स, जो कि इन सप्लाई नंबर 2 कौन है? डेल क्रेडिट एजेंट, एंड रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कौन है? डेल क्रेडिट एजेंट। तभी उसे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे। ऊपर वाले केस में, जो केस नंबर 1 था, उसमें सप्लायर ऑफ गुड्स कौन था? टाटा लिमिटेड, और इंटरेस्ट किसे मिल रहा था? डीसीए को। सप्लायर ऑफ गुड्स कौन था? टाटा लिमिटेड, और इंटरेस्ट किसे मिल रहा था? डीसीए को। दैट इज वाई इंटरेस्ट वाज नॉट एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज वाई इंटरेस्ट वाज नॉट एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इन दिस केस दोस्तों, टाटा लिमिटेड ने डीसीए को सामान बेचा ट्रांजैक्शन नंबर 1, सप्लाई नंबर 1, लेकिन डीसीए ने रिलायंस कम्युनिकेशन को सामान बेचा ट्रांजैक्शन नंबर 2, और रिलायंस कम्युनिकेशन ने इंटरेस्ट दिया डीसीए को। दिस इज समवॉट ट्रांजैक्शन नंबर 3 ऑल्सो, क्योंकि यहां पर डीसीए प्रोवाइडेड अ शॉर्ट टर्म लोन टू रिलायंस कम्युनिकेशन फॉर विच डीसीए इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने कहा बिकॉज द सप्लायर ऑफ गुड्स and the supplier of short term loan is same, the supplier of goods and the recipient of interest is same, क्या इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट इसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। द आंसर इज यस। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस। एज इनवॉइस इज रेज्ड बाय टाटा लिमिटेड इन इट्स नेम, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, as the invoice is raised by Tata Limited in its name and not by the DCA Del Credit Agent Kiku, the relationship of principal agent does not exist. Principal agent का relationship exist नहीं कर रहा है for the purpose of schedule number 1। ये जो मैंने केस नंबर 1 बनाया था, केस नंबर 1 बनाया था गाइस। Further, extension of short-term loan against interest by DCA to Reliance Communication Limited is an independent supply। ये जो केस नंबर 1 में मैंने सप्लाई बनाई थी, पहला गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का, और सप्लाई नंबर 2 हैज नथिंग टू डू विद सप्लाई नंबर 1, बोथ आर इंडिपेंडेंट सप्लाईज एंड देयरफॉर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाएगा। हाउएवर, ये आ गया केस नंबर 2 गाइस। अब आ गया केस नंबर 2। However, where the invoice is raised by the DCA, जब सामान बेचा जा रहा था तो invoice is raised by the DCA, the principal agent relationship for the purpose of schedule 1 shall prevail and transactions without consideration shall be considered as deemed supply। तो जब टाटा लिमिटेड ने डीसीए को सामान दिया तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया था, उसे डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 पैरा 3 में डाल दिया गया। अब बात ये आती है, इन दिस केस देयर विल बी 2 ट्रांजैक्शंस, 2 सप्लाईज, टाटा लिमिटेड टू डीसीए, जो हमने ये करा सप्लाई नंबर 1, और डीसीए टू रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो सप्लाई नंबर 2 था। अब क्योंकि जो सप्लायर ऑफ गुड्स टू रिलायंस कम्युनिकेशंस इज डीसीए एंड डीसीए इज आल्सो द पर्सन रिसीविंग इंटरेस्ट, तो इन दैट केस, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने डिलेड पेमेंट करी थी, तो क्या इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिया जाएगा? द आंसर इज यस। Interest on short-term loan no longer retains its character of an independent supply। अब कोई independent supply नहीं रही, and is subsumed in the supply from DCA to Reliance Communications, and therefore interest charge shall be included in the value of supply of goods। क्या जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिया जाएगा? हाँ जी, जोड़ दिया जाएगा। It took us 50 minutes guys, 50 मिनट लगे हैं, almost 50 minutes to take care of para number 3, and that is why I did not do it in the preceding session। पहले का पढ़ा हुआ दिमाग पर इतना भारी हो गया था, तो यहां पर बच्चे बिल्कुल ही अपना दम तोड़ देते, कह रहे राठी जी रहने दो रहने दो। आ जाओ गाइस, पैरा 4, द लास्ट पैरा, द लास्ट केस सिनेरियो ऑफ शेड्यूल नंबर 1। अगर यहां तक मजा आया दोस्तों तो एक बार तो थम्स अप बनता है, एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, सो दैट मेरे को क्लैरिटी मिले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। केस नंबर 4, पैरा नंबर 4, शेड्यूल 1, जहां पर दोस्तों सप्लाई माना जाएगा इवन इफ विदाउट
कंसिडरेशन, जिसमें पहला पॉइंट आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया in the course or furtherance of business even without consideration shall qualify as supply. सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से तो जुड़ा हुआ ऊपर पड़ा है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो 7(1)(b) में आती है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज 2 सेक्शंस में कवर्ड है, 2 जगह कवर्ड है। 7(1)(b) में ध्यान से देखिएगा, चलो ये बात अच्छी हुई कि आपके दिमाग में ये पॉइंट तो याद है कि इंपोर्टेशन में कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होती हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, तो उसके ना दोस्तों 3 जगह कवर्ड हो सकता है। वो क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो हमने एक ही पढ़ा है 7(1)(b). 7(1)(b) क्या बोलता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो सप्लाई बनेगा ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, करेक्ट। दूसरी जगह जहां पर दोस्तों इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को कवर अप किया गया, दैट इज 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1 पैरा 4, शेड्यूल 1 पैरा 4, एंड दैट इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन तो वही है जो अपन पढ़कर आए, एंड लास्ट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसमें अब 3 पैरामीटर्स है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये हुआ तो इसे क्या माना जाएगा? डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। दिस विल बी टर्म्ड एज डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल 1 पैरा 4 में इसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे गाइस? डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। और सर तीसरा वाला भी आप अभी पढ़ाएंगे या बाद में पढ़ाएंगे? अभी पढ़ाऊंगा। और तीसरा वाला है दोस्तों इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो हो रही हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो हो रही हैं, बट not falling under 7(1)(b) और शेड्यूल 1 पैरा 4। मतलब सर हम समझ ही नहीं पाए, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही हैं लेकिन वो 7(1)(b) में भी नहीं आती हैं और शेड्यूल 1 में भी नहीं आती हैं, तो इन दैट केस दोस्तों ये वाला इट इज नॉट अ सप्लाई। सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाऊंगा गाइस, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। अभी 3 से 4 एग्जाम्पल्स बनाऊंगा। आप लोग जानते हो राठी सर इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल स्टोरीज। हमें नहीं पता चलता दोस्तों पढ़ते पढ़ते कब 2 घंटे निकल जाते हैं, जिसमें से 1 घंटा तो आज निकल गया है। हाँ नहीं तो आ जाओ गाइस। अब मैं केस स्टडी बनाता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए। केस नंबर 1। ऑलराइट गाइस, दोस्तों ये हिंदुस्तान में मैं श्रेय राठी, और दोस्तों ध्यान से देखिएगा एवरीबडी, आउटसाइड इंडिया मेरी डॉटर रहती है, मिस डी डॉटर। डॉटर ने मुझे सर्विसेज दी, डॉटर ने मुझे सर्विसेज दी। एंड गाइस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, फॉर घर बन रहा था हमारा इंडिया में, तो डॉटर मेरी आर्किटेक्ट थी, तो मैंने बेटी से ही पूछा बेटी ब्लूप्रिंट बना दे घर का, कि घर बनवाना है। बेटी ने शानदार ब्लूप्रिंट बनवाया, और मैंने कहा बेटी कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दूं? तो रोने लगी, कहती है पापा कैसी बातें करती हो, इस दिन के लिए आपने मुझे आर्किटेक्ट बनाया था। अगर पैसों की बात है तो आपने बचपन से लेकर आज तक कितना खर्चा किया है मेरे ऊपर,
मैंने कभी आपसे पूछा पापा कितना खर्चा हुआ है? मैंने कहा अच्छा बेटा इमोशनल मत हो, प्रोविजन रह जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये हमारे कौन से वाले सिनेरियो में आ रहा है? क्या पहले वाले केस में आ रहा है? क्या 7(1)(b) में आ रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि 7(1)(b) में कंसिडरेशन होना जरूरी है। 7(1)(b) में पैसा होना जरूरी है। क्या बोला था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, यस हो रही है फॉर अ कंसिडरेशन। जब मैंने पैसों की बात करी तो मेरी बेटी तो रोने लगी फुट फुट के, उसने कंसिडरेशन नहीं लिया। दूसरा केस, क्या शेड्यूल 1 पैरा 4 में आ रहा है? क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है? हां जी है। क्या फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन है? हां जी है। डॉटर रिलेटेड फैमिली की डेफिनेशन में आती है, याद है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। क्या ये फैमिली के रिलेशन में, मतलब फैमिली की डेफिनेशन में आती है? आती है। और क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? क्या थर्ड? और नहीं सर, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज इन रिलेशन टू पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये दोस्तों शेड्यूल 1 पैरा 4 के जो 3 पॉइंट थे उसमें से तीसरा पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एंड देयरफॉर दोस्तों ये वाला ट्रांजैक्शन इट इज नॉट अ सप्लाई। ये वाला ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या सबको क्लियर हुआ गाइस? इट इज नॉट अ सप्लाई। है ना? अब बढ़ते हैं दोस्तों केस नंबर 2 पर। दूसरा सिनेरियो, लेट्स से दोस्तों अगेन मैं हिंदुस्तान में हूं, स्टेराटी, मैं अब सर्विसेज ले रहा हूं दोस्तों फ्रॉम माय सिस्टर। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहां लिख रहा हूं मिस एस, जो कि दोस्तों इंडिपेंडेंट है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑलराइट गाइस, मैंने दोस्तों इनसे सर्विसेज ली फॉर दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फॉर माय ऑफिस, फॉर माय कोचिंग सेंटर, मैंने इनसे सर्विसेज ली, फॉर विच मैंने इन्हें दोस्तों पैसा नहीं दिया, या चलो पैसा नहीं दिया वाला ही लेते हैं, पैसा नहीं दिया। बहन ने भी कहा भाई कैसी बातें करता है, तू तो राखी पर ही इतने गिफ्ट दे देता है, इसके लिए तो मैं बिल्कुल गिफ्ट नहीं लूंगी। अब दोस्तों पैसा नहीं लिया, ध्यान से सुनिएगा, पैसा नहीं लिया, 7(1)(b) आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 7(1)(b) बोलता है पैसा होना चाहिए। क्या 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 आएगा? देखते हैं, क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है? हां जी है, पहला वाला पॉइंट। क्या तीसरा वाला पॉइंट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? हां जी है, कोचिंग सेंटर के लिए लिया गया है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इज दिस ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पर्सन? क्या सिस्टर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आती है? सर सिस्टर फैमिली की डेफिनेशन में तब आती हैं जब वो आप पर होली डिपेंडेंट हो, और यहां पर आपने लिखा है कि वो इंडिपेंडेंट हैं। ओहो, तो दोस्तों क्या ये सप्लाई माना जाएगा? नहीं गाइस, अगेन दिस इज नॉट अ सप्लाई, नो 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 नो, नॉट अ सप्लाई। अब आते हैं दोस्तों इसी केस में दोस्तों, अब मैं थर्ड केस बना देता हूं दोस्तों, इधर देखिएगा ग्रीन कलर से थर्ड केस। अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाता, अगर मैंने कहा बहन कितने पैसे, तो कहती है $10,000, मैंने $10,000 दिए हैं, तो इन दैट केस दोस्तों फिर क्या ये सप्लाई बन जाता? अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाता तो क्या ये सप्लाई बन जाता? द आंसर इज यस, ये सप्लाई बन जाता अंडर सेक्शन 7(1)(b). 7(1)(b) में सप्लाई बन जाता। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एंड लास्ट सिनेरियो गाइस, लास्ट केस, एक और केस नंबर 4, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होते ही दोस्तों सप्लाई बन जाएगा, चाहे आपका कोई भी पर्पस हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, वो सप्लाई बन जाएगा गाइस।
नाउ गाइस थर्ड सिनेरियो, मैं हिंदुस्तान में हूं दोस्तों, श्री राठी, मैंने सर्विसेज ली हैं दोस्तों यहां पर लेट्स से फादर से जो कि डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट है गाइस। मैंने सर्विसेज ली फादर से और दोस्तों मैंने पापा को पैसे नहीं दिए, और ये जो सर्विसेज ली गई है लेट्स से ये मेरे फैक्ट्री से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, फैक्ट्री से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। तो इन दैट केस दोस्तों, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मुझे बताइए क्या होगा। एवरीबडी हैज टू थिंक एंड एवरीबडी हैज टू आंसर। 7(1)(b) में आएगा नहीं? क्या शेड्यूल 1 पैरा 4 में जाएगा? क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है? ध्यान से देखिए, शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या बोलता है? क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है? हाँ जी है। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन है, पिताजी जो कि डिपेंडेंट है, हाँ जी है। एंड तीसरा, इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? क्या ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? हाँ जी है। एंड बिकॉज इट इज इन, मतलब इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस गाइस, ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये आपका डीम्ड सप्लाई बन जाएगा, डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। हाँ सर, जैसे 7(1)(b) में आपने बताया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है जहां पर रेसिपिएंट जो हिंदुस्तान में है उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्या यहां पर भी ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। डीम्ड सप्लाई है जहां पर मोदी जी टैक्स किससे मांगेंगे? जो हिंदुस्तान में है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? एक बार मैं इसे ना थोड़ा छोटा करता हूं सो दैट आपके सामने ये तीनों एग्जांपल्स अलोंग विद जो ऊपर हमने पॉइंट लिखा है वो नजर आ जाए। एंड आप लोग देखना दोस्तों, क्या आपको केस समझ में आ रहा है? मैं साइड हट रहा हूं, आई एम जस्ट गेटिंग सम वाटर फॉर माई सेल्फ। एक बार देखिएगा गाइस, ये सारे पॉइंट्स इन रिलेशन टू इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज।
This guy is done. समझ में आया गाइस? आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिटी मिलेगी। आईसीआई एग्जाम्पल क्या बोलता है? सबसे पहले, एबीसी एसोसिएट्स रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। तो एबी कंसल्टेंसी एसोसिएट्स जो इंडिया में है वो कहीं ना कहीं ब्रांच है, और हेड ऑफिस कहां है दोस्तों? मलेशिया में। एचओ हेड ऑफिस है मलेशिया में। तो क्या ब्रांच और हेड ऑफिस आपस में रिलेटेड होंगे? ऑफ कोर्स। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच। उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने ब्रांच को दी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या दोस्तों इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है? हमेशा अपने आप से पूछो तीन चीजें, अगर आपको शेड्यूल 1 पैरा 4 में आना है। क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है? हाँ जी, मलेशिया से इंडिया सर्विसेज आ रही है। क्या इन द क्या रिलेटेड पर्सन है? हाँ जी, ब्रांच और हेड ऑफिस रिलेटेड पर्सन है। एंड तीसरा, इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? क्या ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? द आंसर टू विच इज यस, क्योंकि भाई एबीसी एसोसिएट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं गाइस, ये इसमें कोई वैसे भी पर्सनल काम तो रहता नहीं है, कोई मम्मी पापा वाला काम तो है नहीं। सिंस एबीसी एसोसिएट्स एंड द ब्रांच ऑफिस आर रिलेटेड पर्संस, सर्विसेज रिसीव्ड बाय एबीसी एसोसिएट्स will qualify as supply even though the head office has not charged anything from it। चाहे हेड ऑफिस ने कुछ चार्ज नहीं किया है, क्या दोस्तों ये आपका रिलेटेड पर्सन के कैटेगरी में आ जाएगा? द आंसर इज यस। नेक्स्ट, मतलब क्या सप्लाई मान लिया जाएगा? हाँ जी। चकमक, सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हैज sought architect services from his son located in USA। क्या बच्चा, चाइल्ड दोस्तों रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ गया? रिलेटेड पर्सन की, हाँ जी। With respect to his newly constructed house in Delhi, although services have been received by Chakmak without consideration from a related person, although services have been received by Chakmak without consideration from a related person, yet it will not qualify as supply। Why? क्योंकि सर अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस से जुड़ा हुआ लिया हुआ है। करेक्ट, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। It will not qualify as supply since the same has not been received in the course of furtherance of business। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी ना, तीसरी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। However, if in the above case Chakmak received architect services without consideration from his son with respect to his office in Delhi, अगर ऑफिस से जुड़ा हुआ सर्विसेज लेता, क्या in the course of furtherance of business हो जाता? The answer is yes। The same shall be treated as supply because the same has been received in the course of business। The same has been received in the course of business। business के कोर्स में रिसीव हुआ है। Attention, खड़े मत हो जाइएगा, आई एम नॉट गोना सिंग द नेशनल एंथम। अटेंशन मतलब आपका फोकस चाहिए यहां पर। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज शैल ईदर फॉल अंडर सेक्शन 7(1)(b) में आएगा या फिर शेड्यूल 1 में आएगा। However, a transaction which is without consideration or not in the course of furtherance of business, एक transaction जिसमें consideration नहीं है या in the course of furtherance of business नहीं है, shall still remain outside the ambit of supply, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट में आ जाएगा। या फिर किसी अनरिलेटेड पर्सन से मिली है सर्विसेज, तो वो आपके थर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से जुड़ा हुआ तीन सिनेरियो बताए। 7(1)(b) जिसे सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 जिसे सप्लाई माना जाएगा क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन से मिला है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिला है। लेकिन अगर आप पहली इन दो कैटेगरीज की जो कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आप थर्ड केस में आ जाएंगे जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। आ जाओ गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 and 10, and that brings us to the end of schedule 1।
Which of the following is not a supply as per section 7 of the CGST Act? इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं है? पहला, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? हाँ जी सर, ये तो सप्लाई है, ऑफ कोर्स है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन 7(1)(b) में आ गया। इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू रजिस्टर्ड ब्रांचेस डिस्टिंक्ट पर्सन, शेड्यूल 1 पैरा 2 में आ गया। प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस बाय अ स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड टू हिज जूनियर्स फॉर नॉमिनल चार्जेस, अनरजिस्टर्ड मतलब बाय अ नॉन टैक्सेबल पर्सन है, नॉन टैक्सेबल मतलब अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो 7(1)(a) में जो कंडीशन थी कि भैया यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, तभी आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो, तभी ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा, वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, डी इज द करेक्ट आंसर। Gift by employer to employee shall be liable to GST if it exceeds 50,000, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट होगा तभी वो liable to GST होगा। All right guys, everyone clear about it? This brings us to the end of schedule 1। अब दोस्तों शेड्यूल 1 के दोस्तों जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं वो हम अपनी ऊपर वाली टेबल में लिख लें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पर यहां डिस्कस किया। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, है ना भाई? मजा आना चाहिए दोस्तों। हमने जो टेबल बना रखी है गाइस, टेबल में भी तो हमें लिखना है। आ जाओ भैया। पैरा 3, ट्रांजैक्शन between principal and agent in goods, where the invoice is raised by agent in his own name। और चौथा सिनेरियो कौन सा था दोस्तों? चौथा केस कौन सा था? पैरा 4, importation of services from a related person, in the course or furtherance of business, in the course of furtherance of business। आज हमने 2 ही चीजें करी हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, डिटेल में समझना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ द रेगुलर बैचेस, कि ऐसे समझो साड़ा कि कभी भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, क्योंकि हमारे लॉजिक इतने अटल हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं वी आर इन आवर लॉजिक्स, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस नाउ फाइनली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टेबल गाइस। ये जो हमारी टेबल है दोस्तों, अब ये फाइनली यहां पर जाके खत्म होती है। तो अगर मैं इस टेबल को थोड़ा छोटा करूं ना दोस्तों, तो ऐसे नजर आ रही है, देखो काफी लंबी टेबल थी दोस्तों हमारी, काफी लंबी टेबल है, क्लैरिफिकेशन ही इतनी ज्यादा है, देख रहे हो दोस्तों? मगर इट वॉज फन। वी हैव स्पेंट What's it, 7 hours in preparation of this small table है? 7 घंटे लगाए हैं दोस्तों हम लोगों ने इस टेबल को बनाने में, मेहनत गई है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये मेहनत रंग लाएगी जब आप अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे ना ऑफ दिस चैप्टर, तो यू विल फील हाँ जी राठी जी सच्ची में नाउ वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ एवरी क्वेश्चन विच रिलेट्स टू सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(a), 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1। उसके 4 पैराज हैं,
सब कुछ अब हम कवर अप कर पा रहे हैं. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड राइट. आ जाओ गाइस. नाउ वी हेड ऑन टू where certain activities or transaction constitute a supply. सप्लाई तो बन गई है दोस्तों, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सर चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जीएसटी तो लगेगा. करेक्ट, जीएसटी लगेगा, लेकिन सरकार ने गुड्स की जीएसटी रेट की लिस्ट और सर्विसेज की जीएसटी रेट की लिस्ट अलग अलग बना रखी. अब अगर हो सकता है आप उसे गुड्स बोलो तो वो 18% की कैटेगरी में जाए, और अगर आप उसे सर्विसेज बोलो तो वो 5% की कैटेगरी में चला जाए, और वाइस वर्सा एज द केस में भी. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हो रही है, ये हम जानते हैं कि सप्लाई है, इस चीज में कोई शक नहीं है. जो सबसेक्शन 1 में आया, और सबसेक्शन 1 के कितने क्लॉजेस पढ़े हम लोगों ने? 4 क्लॉजेस पढ़े. क्लॉज ए, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, और क्लॉज सी के साथ शेड्यूल 1 था, वो सब पढ़ा. तो ये अब हम ये सीखने नहीं आ रहे हैं कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई और नॉट. यस इट इज अ सप्लाई, ये तो कंफर्म हो गया है, बट वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. So where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. तो schedule 2 हमें क्या मदद करने बता रही है? schedule 2 हमें सिर्फ ये बताती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिससे जुड़ी भी एक काफी लंबी लिस्ट है, फिर एक क्लैरिफिकेशन है, फिर क्वेश्चंस हैं गाइस. ऑलराइट गाइस, तो वी आर गोना टेक सम टाइम. हो सकता है आज हमारा शेड्यूल 2 आधा ही हो, बट इट्स ओके, जितना हो अच्छे से हो. आ जाओ भाई. शेड्यूल 2 विल हेल्प in distinguishing whether the transaction that has become supply by virtue of section 7(1)(a), B और C, इसमें A और लिख सकते हैं, is a supply of goods or supply of services. आ जाओ भाई. सबसे पहला दोस्तों पर्टिकुलर्स, हर एक पॉइंट से जुड़ा हुआ मैंने एग्जांपल दिया है, एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि उनका नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, क्या वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा. सर क्या ये हमें बनानी है टेबल? जी हाँ, आपको ये टेबल बनानी है, जिसमें एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है. तो आप लोग डालिएगा सीरियल नंबर 1, फिर पर्टिकुलर्स डाल दीजिएगा, पर्टिकुलर्स में ट्रांसफर, टाइटल एंड गुड्स, ये सब लिखना है, एंड फाइनली उसके आगे उसका सोल्यूशन लिखना होगा कि वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या क्या है. ओके गाइस, आ जाओ भाई. सबसे पहला ट्रांसफर इन टाइटल एंड गुड्स. आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया. टाइटल ट्रांसफर कर दिया मतलब सामने वाले को अधिकार दे दिया, भैया अब तू जाने तेरा सामान जाने, तू जाने तेरा प्रोडक्ट जाने. नाउ आपने सामने वाले को दोस्तों हक दे दिया दैट ही कैन यूटिलाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश. आप दोस्तों दुकान पे जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, टीवी आपके दोस्तों घर पे लगे, ऑफिस में लगे, कहीं पर भी लगे. अब आप टीवी पर अपनी मर्जी के हिसाब से उसे चला रहे हैं. आपका मन चाहे तो आप टीवी को फोड़ दो, टीवी आपका है. तो इन दैट केस दोस्तों वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गुड्स. ऑलराइट गाइस, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? गुड्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है. एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट गाइस, जो हमारा मेन नाम है वही सजेस्ट कर रहा है कि गुड्स में मतलब दीज आर मूवेबल थिंग्स अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. रोहित सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स. अब रोहित क्या बेचता है? रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, कपड़े बेचता है. तो इन दैट केस जो रेसिपिएंट है उस कपड़े को वो एक बार पहने, फिर बिना धोए 2 बार, 3 बार, 4 बार पहने. रोहित जाके ऐसा थोड़ा ना बोल सकता है नहीं नहीं मेरा कपड़ा है इसको धो के पहनो. आपकी मर्जी, अब आपका हो गया है. नेक्स्ट, राइट अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. नाउ गाइस इधर देखिएगा, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. हमने अभी टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, हमने आपको यूज करने के लिए कोई चीज दी है. आप यूज करेंगे, उसके बाद आप हमें वापस लौटा देंगे. होता है कि नहीं? तो इन दैट केस गाइस, क्या इसे गुड्स बोला जाए या सर्विसेज?
सर यहां पर आपने अपनी कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए दी है, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। तो कहते हैं जीनियस इक्विपमेंट्स लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। ये सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। लास्ट, टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट गाइस, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हायर परचेज। हायर परचेज के स्कीम में क्या होता है, आप डाउन पेमेंट करके सामान को अपने पास ले आते हो और धीरे धीरे करके ईएमआईज बांध लेते हो और आप धीरे धीरे एवरी मंथली यू मेक पेमेंट टू द वेंडर जिससे आपने सामान खरीदा है, एंड यू बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हो तब आपके पास ओनरशिप राइट्स आते हैं। सामने वाला आपको इस्तेमाल करने दे रहा है इस भरोसे से कि आप उसे हर महीने पेमेंट कर रहे हो। सही बात है कि नहीं है? तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि इनवॉइस तो रेज होगा ऑन डे 1 जब आप दुकान से कोई भी सामान लेकर आओगे। तो जब इनवॉइस रेज हो रहा है तब आप उस दिन ओनर नहीं बन रहे हो, because you have not made the entire payment for the product or the goods that you are purchasing। लेकिन सरकार ने कहा इनवॉइस आज रेज होना है, और अगर इनवॉइस आज रेज होना है तो जीएसटी भी आज इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। जीएसटी किस हिसाब से रिफ्लेक्ट करें, तो सरकार ने कहा कि जो इंसान खरीद रहा है उस पर भरोसा कर लो, मान लो कि वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके सारा पैसा दे ही देगा। हाँ ये बात सही है कि वो ओनर आफ्टर लेट्स से 6 मंथ्स या अगर 6 इंस्टॉलमेंट थे तो 6 महीने बाद बनेगा, 12 इंस्टॉलमेंट थे 12 महीने बाद बनेगा। लेकिन सरकार ने क्या कहा, मान लो कि वो टाइम से टाइम पेमेंट कर देगा, he will become the owner on the payment of last installment, but because invoice has to be raised today, मान लो कि गुड्स ही हैं। तो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स सेलिंग माइक्रोवेव्स अंडर हायर परचेज स्कीम वेयर पोजेशन इज गिवन ऑन डाउन पेमेंट। पोजेशन डाउन पेमेंट पर दे देते हैं क्योंकि आपने थोड़ा पेमेंट किया है और वादा किया है कि आप सारी पेमेंट करेंगे। हाउएवर टाइटल विल पास ओनली एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो सरकार ने इसे कौन सी कैटेगरी में डाला है दोस्तों, इसे गुड्स की कैटेगरी में डाला है, गुड्स की कैटेगरी में डाला है। ऑलराइट गाइस, असल जिंदगी में दोस्तों जो भी दुकानदार होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का बताऊं, उसको हमेशा पूरे पैसे मिलते हैं तभी वो गुड्स देता है। सर पूरे कहां मिलते हैं, अगर हायर परचेज स्कीम है तो पूरे कहां मिलते हैं दोस्तों? जब आप किसी दुकान में जाते हो, लेट्स से इफ आई गो एंड आई वांट टू परचेज अ बाइक, मैं बाइक खरीदना चाहता हूं लेकिन बाइक खरीदने के पूरे पैसे अभी मेरे पास नहीं है, तो वहां पर फाइनेंस वाले लोग बैठे होते हैं, वो फटाफट आते हैं, कहते हैं अरे राठी जी आपको ये पल्सर 250 पसंद आ रही है। मैंने कहा यार पसंद तो आ रही है, पसंद तो बहुत कुछ आता है लेकिन पैसे भी तो नहीं है। अरे पैसे की क्या चिंता है, आप क्या ना, आप कोई एक्टिवा पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आप तो बाइक ही लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, बजट तो मेरा एक्टिवा जितना ही है। एक्टिवा क्या, लूना जितना है मेरा बजट है। चिंता मत करिए राठी जी, लेट्स से 1 लाख रुपए की आपकी बाइक है, आप 25,000 रुपए दीजिए और बाइक घर ले जाइए। अब आपके लिए जो 75,000 रुपीज हैं वो हम पे कर देंगे टू द शोरूम वाला। ये किसने बोला, किसने बोला? फाइनेंस वाले ने। ये कौन होते हैं दोस्तों? ये आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर जो शोरूम है, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल जिंदगी में बताऊं, एक शोरूम वाला, यहां पर दोस्तों लेट्स से टीटू जो बाइक खरीदने गया था, शोरूम वाला, और यहां पर है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, बैंक का एजेंट, बैंक का एजेंट। तो आप जो वादा करते हैं दोस्तों, वो बैंक के एजेंट से वादा करते हैं कि भाई ठीक है, तुम आज मेरे बिहाफ पे शोरूम वाले को पैसा दे रहे हो, शोरूम वाला मेरे को बाइक प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि शोरूम वाले को तो पूरा पैसा मिल गया। 25,000 रुपए, लेट्स से 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज डीपी डाउन पेमेंट हो गया और 75,000 रुपीज का लोन अप्रूव हो गया। तो शोरूम वाले को तो एक्चुअली आज पूरा का पूरा पैसा मिला है, तभी शोरूम वाले ने अपने शोरूम से बाइक निकाल के मेरे को दी। तो शोरूम वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी अब इनवॉइस रेज करने में, क्योंकि बाइक एक गुड्स है।
लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो उधारी वाला ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो T2 और बैंक का हुआ है ना गाइस, यहां पर हुआ है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर बैंक मुझे प्रोवाइड कर रही है दोस्तों, बैंक मुझे लोन प्रोवाइड कर रही है और मैं लोन पर लोन के साथ साथ बैंक को इंटरेस्ट दूंगा। तो सर ये बात कहना सही होगी कि दीज आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस? एब्सोल्युटली। शोरूम वाले को क्या फर्क पड़ता है कि उसको पैसा T2 ने अपनी जेब से 25,000 दिया और बैंक ने 75,000 दिया। शोरूम वाला कहता है भैया ये वाली बाइक चाहिए तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा तो मैं इस बाइक की चाबी दूंगा। तो असल जिंदगी में ये होता है। आप देखते होंगे दोस्तों जब आप जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान या फिर दोस्तों क्या बोलते हैं किसी क्या बोलते हैं बाइक वाले शोरूम वगैरह में जाते हैं तो वहां एक छोटा सा टेंट लगा के बैठे होते हैं लोग। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड पर भी ऑप्शन आ गया। क्रेडिट कार्ड क्या उधारी तो है कि आज बैंक आपके ब्याह पे पेमेंट कर देती है, फिर आप 3 EMI 6 EMI 12 EMI के बेसिस पर आप वो कर लेते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो कहते हैं स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स सेलिंग माइक्रोवेव्स अंडर हायर परचेज स्कीम वेयर पोजेशन इज गिवन ऑन डाउन पेमेंट, हाउएवर टाइटल विल पास ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसे गुड्स ही माना जाएगा क्योंकि एक्चुअल में जो शोरूम वाला है उससे तो पैसा मिल ही जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने साथ साथ लिख भी लिया होगा। आप लोगों को पर्टिकुलर्स लिखना है इन द नेचर ऑफ सप्लाई। यू गाइस नीड नॉट राइट एनीथिंग इन रिलेशन टू द एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ गाइस नेक्स्ट पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग। सर लैंड और बिल्डिंग तो गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आता क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। करेक्ट बात है। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़ी हुई हर चीज क्या सर्विसेज ही मानी जाएगी? जी हाँ, सर्विसेज। लैंड और बिल्डिंग कहते हैं लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस होली, बिजनेस कॉमर्स होली और पार्टली, एवरीथिंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। तो जैसे ही लैंड और बिल्डिंग आए उसे आप सर्विसेज की कैटेगरी में डाल देंगे। किसकी कैटेगरी में डाल देंगे गाइस? सर्विसेज की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट है दोस्तों 5A एंड 5B विच इज इन रिलेशन टू बिल्डिंग। तो मैं वो भी इसी के साथ करवा रहा हूं दोस्तों। मैंने अभी सेकंड पॉइंट करवाया लैंड एंड बिल्डिंग। ओके गाइस, लैंड एंड बिल्डिंग का लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, एवरीथिंग इज सर्विसेज। लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और गुड्स की डेफिनेशन में ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। तो सर्विसेज की डेफिनेशन में क्या बोला था? एनीथिंग विच इज अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज तो स्पेसिफिकली दोनों डेफिनेशन से बाहर थी, उन पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी में आता है? सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। आगे भी जो आ रहा है दोस्तों सर्विसेज की कैटेगरी में ही आ रहा है, बट बिकॉज दिस इज इन रिलेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग इसीलिए मैं इसको पॉइंट नंबर 2 के साथ ही करवा रहा हूं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है गाइस तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? सर्विस की कैटेगरी में डालेंगे। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, ये भी सर्विस है, लेकिन आप इसे आने वाले एक चैप्टर एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में सीखेंगे कि उसे सरकार ने माफ किया है। कौन सा? एक ही सिनेरियो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस वेयर सच रेंट इज शोन एज अ पर्सनल एक्सपेंस। रेंट बिजनेस एक्सपेंस की तरह नहीं दिखाना चाहिए, तो सरकार ने उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है। उसकी भी सर्टेन कंडीशंस हैं गाइस जिन पर डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी चैप्टर। तो अभी तो बस ये समझ लीजिए कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी इट योर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बी इट योर शॉप, बी इट योर फैक्ट्री, गोडाउन, वेयरहाउस, एनीथिंग, बी इट रेंटिंग ऑफ लैंड, एनीथिंग, वो सर्विस की डेफिनेशन में आता है। मतलब सर्विस की डेफिनेशन नहीं, सर्विस के कैटेगरी में आता है। अब बात ये उठी जो एंट्री नंबर 5B है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस और इस पर इट्स गोना टेक 15-20 मिनट्स। ओके, रेंटिंग के बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, अगर बिल्डिंग बना रहे हो आप। अब बात ये आती है, इधर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
इधर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, आप कोई घर खरीदते हैं, तो क्या आपको पता है उस पर आप एक टैक्स देते हैं अदर देन जीएसटी, विच इज नोन एज स्टैंप ड्यूटी। ध्यान से देखिएगा, द बायर हैज टू पे। लेट्स से दोस्तों, ये हैं मिस्टर एस द सेलर, और ये अपना घर बेच रहे हैं टू मिस्टर बी द बायर, मिस्टर बी बायर, ठीक है ना। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल ऑब्लिक ट्रांसफर। अब इन दिस केस मिस्टर बी मिस्टर एस को बिल्डिंग का पैसा तो देंगे ही देंगे, बट मिस्टर बी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर बी सेलर को बिल्डिंग का पैसा तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो बायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही पेज स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी टू एसजी स्टेट गवर्नमेंट। किसको पे करते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, विच इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, इट वेरीज फ्रॉम 5 to 8% के बीच में ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी यू विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। सरकार ने कहा या मिस्टर बी सरकार के पास गया और मिस्टर बी जाके सरकार से कहते हैं कि अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं और आप हमारे से जीएसटी लगाने की बातें कर रहे हैं, सुनिएगा, जीएसटी लगाने की बातें कर रहे हैं, मतलब इसे आपने कहा दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, और सर्विस पे जीएसटी लग सकता है, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट आके हमारे से कहती है भैया आपने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीदने पे स्टैंप ड्यूटी तो लगेगी लगेगी। तो मिस्टर बी रोने लगे मोदी जी के पास जाके, और मिस्टर बी मोदी जी से कहते हैं ऐसा कैसा देश जहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदने पर ट्रांजैक्शन एक किया लेकिन उस पे दो अलग अलग टैक्सेस, जीएसटी है एक तरफ, आप कहते हैं कि सर्विस होगा जीएसटी लगेगा, और एक तरफ वो स्टेट गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, कह रहे ये तो स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी सब्ज्यूम नहीं हुई थी जीएसटी में, स्टैंप ड्यूटी आज भी लागू है। मोदी जी ने कहा यार बंदे की बात तो सही है, मिस्टर बी द बायर इज नाउ एन अग्रीव्ड पार्टी, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक ही चीज पर वो दो दो टैक्स दे रहे हैं, द लॉ इज मेड इन सच अ फैशन, यहां पर तो बड़ी परेशानी होगी। और आज मिस्टर बी ने अपने मोहल्ले वालों को बुला लिया तो ये तो दंगे फसाद हो जाएंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसे हम ना शेड्यूल 3 में डाल देते हैं। शेड्यूल 3 का क्या मतलब है, शेड्यूल 3 का मतलब है नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट जो आप कल पढ़ेंगे, कल के सेशन में, नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं। मतलब दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स nor supply of services, nor supply of services, और क्योंकि ना तो इसे गुड्स माना जा रहा है ना सर्विसेज माना जा रहा है, नो जीएसटी। हमने कहा हाश मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार, अगली बार मोदी सरकार। हम खुश हो गए थे ना, तो मिस्टर बी ने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, तो मोदी जी कहते थैंक यू बेटा, ध्यान रखना वोट देने में पीछे मत लगना है, वोट देने जरूर जाना। मिस्टर बी खुशी खुशी जा ही रहे थे तो मोदी जी ने कहा अरे बेटा एक बात सुन जाना साहब, एक छोटी सी बात ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है कि हमने लैंड और बिल्डिंग को शेड्यूल 3 में डाल दिया और उस पे बोला कि कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बस शर्त यह है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। हमने कहा क्या मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कहते हैं देखो अगर आज, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक इंसान है लेट्स से टीटू, उसका ऑलरेडी घर बना हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, और
क्योंकि अब टीटू की फैमिली बढ़ रही है, इसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप साथ में रहते हैं, बहन भाई साथ में रहते हैं, तो घर छोटा पड़ रहा था। तो टीटू ने एक कंस्ट्रक्टर को, ध्यान से देखिएगा, एक कंस्ट्रक्टर को हायर किया कि भैया इस घर के ऊपर एक फ्लोर और बना दीजिए, इस घर के ऊपर आप एक फ्लोर और बना दीजिए, सो दैट उसमें 2 कमरे और बन जाए। नाउ द फैमिली कैन इजीली स्टे इन दैट प्रॉपर्टी, अकोमोडेट इजीली हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? मैं बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। तो क्या यह कहना सही होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है, जो टीटू के लिए यहां पर काम कर रहा है, वो तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, फॉर विच द टीटू इज मेकिंग पेमेंट ऑफ मनी, वो पैसा देगा दोस्तों। मैं, मोदी जी कहते हैं देख बेटा मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना, तो बंदा कहता है हाँ मोदी जी ये बात तो सही है कि भाई यहां पर हमने सामने वाले को पैसा दिया और सामने वाले ने हमारे लिए घर बना दिया। अब जो सामने वाला काम कर रहा है उससे इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेड्यूल 3 में आ जाएगा। तो हम कंफ्यूज होने लगे कि मोदी जी फिर शेड्यूल 3 में कौन सी बिल्डिंग आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो मोदी जी ने उस पर क्लैरिटी दी। मोदी जी ने कहा कि अगर बिल्डिंग के कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले पहले, बिल्डिंग के कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले पहले आपने बिल्डिंग में 1 फुटी कौड़ी भी लगा दी तो वो आपकी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगी। जैसे जो बिल्डर्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस, असल जिंदगी का बता रहा हूं मैं, जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स के पास क्या होती है दोस्तों, एक बड़ी जमीन होती है दोस्तों, इधर देखिएगा, ये उनके पास है लैंड। ऑलराइट गाइस, इस लैंड पर, इस पर वो बड़े बड़े दोस्तों रेसिडेंशियल टावर्स खड़े करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं। सही बात है कि नहीं है? ये आपकी बिल्डिंग नंबर 1, ये बिल्डिंग नंबर 2, ये बिल्डिंग नंबर 3, ऐसे बनाते हैं जो अपन टावर्स बोलते हैं गाइस, और इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। अब बात ये आती है, इज इट समथिंग सिमिलर टू T2 वाला एग्जांपल जो कंस्ट्रक्टर के साथ हो रहा था? तो बायर कहता है सिमिलर कैसे? कहते हैं देखो ना, यहां पे जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो क्या करते हैं, जैसे यहां पर मिस्टर ए ने ये वाली बिल्डिंग खरीदी, ये वाली बिल्डिंग मिस्टर बी ने खरीदी, और ये वाली बिल्डिंग मिस्टर सी ने खरीदी। अब यहां पर ये क्या होता है कि ए ने बिल्डर को पैसा दिया, बी ने बिल्डर को पैसा दिया, सी ने बिल्डर को पैसा दिया, और बिल्डर आपके लिए बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। Likewise to T2 who was making payment to the constructor, the contractor, और कॉन्ट्रैक्टर उसके घर पर एक्स्ट्रा फ्लोर बना रहा था। हमने कहा हाँ बात तो सही है मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा क्योंकि इस केस में इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जहां पर आप उसे पैसा दे रहे हो और सामने वाला आपके लिए घर बना रहा है। आप पैसा देते हो वो घर बनाता है, आप पैसा देते हो वो घर और बनाता है। ऐसा ही तो होता है इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को हमने नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाला है। इट इज ओनली व्हेन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इट इज ओनली व्हेन अ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हैज बीन मेड एंड देन इट इज बीइंग सप्लाइड, उसे आगे सप्लाई करा जाएगा तो वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल गाइस, जब बिल्डर, ध्यान से देखिएगा, जब बिल्डर बिल्डिंग बेच रहे हैं तो ए, बी और सी, वो आपका दोस्तों शेड्यूल 2 में आएगा। इट इज लेविएबल टू जीएसटी बिकॉज दिस इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये लेविएबल टू जीएसटी है, लेविएबल टू जीएसटी एज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि यहां पर ए, बी और सी बिल्डर को पैसा दे रहे हैं और बिल्डर उसके बदले में बिल्डिंग बना रहा है।
हाउएवर दोस्तों, लेट्स से इन्होंने एबीसी ने इस बिल्डिंग को आगे बेचा दोस्तों। नाउ गाइस, सप्लाइड, एबीसी ने बिल्डिंग बन गई थी, एबीसी आके रहने लगे, अब इनको बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, तो लेट्स से मिस्टर सी, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इस बिल्डिंग को, मिस्टर सी इज सेलिंग हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर डी। तो क्या अब बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी थी? क्या बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी थी? हाँ जी, बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी थी। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, ये वाला केस सरकार ने डाला शेड्यूल 3 में, नेगेटिव लिस्ट में। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? गाइस, ये क्लैरिटी मिली ऑन हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट दिस पॉइंट। इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। ये क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल सप्लाई ऑफ सर्विस है। पहला ऊपर वाला पॉइंट था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो रेंट पे दे रहे थे, वो तो सर्विस है ही है। लेकिन अगर सामने वाला आपको सर्विस दे रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस एज लॉन्ग एज आपने पेमेंट करा है बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। DLF Builders has constructed a residential society for agreed consideration of 2 crore rupees per unit, जिसमें से 50 lakh per unit were received before issuance of completion certificate and the balance after completion. सर, बैलेंस जो आफ्टर कंप्लीशन दिया गया है, क्या उस पर भी जीएसटी है? पूरे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी है, अगर एक भी रुपया आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले पहले दे दिया। 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन था, बिल्डर कहता मुझे बस 1 लाख रुपए दे दो और अपनी बिल्डिंग फाइनल कर लो, बचे हुए 1 करोड़ 99 लाख जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और मैं आपके घर पे चाबी लेकर आऊंगा और आपको चाबी दूंगा, तब आप मेरे को दे देना, तो भी पूरे 2 करोड़ रुपए पर जीएसटी लगेगा। ऑलराइट, लेकिन आता है अब इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोलता है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इधर देखिएगा। एक्सेप्शन क्या बोलता है? कहता है वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। जैसा कि मैंने यहां पर बनाया था कि क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हो गया था? हां जी, इश्यू होने के बाद मिस्टर सी ने मिस्टर डी को अपनी प्रॉपर्टी बेची, ये वाला ट्रांजैक्शन, वो आपका शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा दोस्तों। इधर देखिएगा एग्जाम्पल, मिस्टर विवेक, अच्छा ये वाला तो है ही है, ये एक नया एग्जाम्पल है दोस्तों, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। मिस्टर विवेक परचेज अ फ्लैट फ्रॉम आम्रपाली बिल्डर्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 70 lakhs. The whole amount was paid after the completion of the property. No GST in this case. कई बार ऐसा हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल है दोस्तों। हम लोगों ने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिसमें आज मैं घर में रहता हूं और वहीं से आपको एक क्लासेस देता हूं, हमने कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान खरीदा था। मतलब जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में थी, मतलब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा हम वैसे वैसे पेमेंट करेंगे, एक बार में सारा पेमेंट नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो क्या हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले पहले भी पैसा दिया था? द आंसर इज यस। और क्या पूरे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगा? द आंसर इज यस। लेकिन दोस्तों, जब बिल्डर, दोस्तों ये देखो लैंड है ये, और लैंड पर दोस्तों बड़ी बिल्डिंग बनाता है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे फ्लैट्स बिकेंगे ही बिकेंगे तभी वो बिल्डिंग बनाएगा। नहीं, वो तो धीरे धीरे पैसा आता जाता है और बिल्डिंग बनाता जाता है। ठीक है जी। अब इस वाली बिल्डिंग में लेट्स से एक ये फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2 एंड फ्लैट नंबर 3, ये वाले अगर अनसोल्ड रहे थे, अभी तक बिके नहीं थे, लेकिन बाकी सारे फ्लैट तो बिक गए थे, तो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाना चालू कर दी। अब ये 3 फ्लैट्स, द वन विच आई हैव पॉइंटेड आउट एज 1, 2 एंड 3, ये आखिरी दम तक, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक ये अनसोल्ड रहे थे। 1, 2 एंड 3 ये क्या रहे थे दोस्तों? अनसोल्ड।
कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, अभी तक किसी ने आके खरीदा नहीं था। अब आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फ्लैट नंबर 2, लेट्स से यहां पर हमारे एग्जांपल में मिस्टर विवेक ने खरीद लिया, तो क्या दोस्तों इस पर जीएसटी है? नहीं, नो जीएसटी, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसीलिए दोस्तों जब बिल्डर्स की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पूरी बिल्डिंग बन गई है, उसके बाद भी कुछ फ्लैट्स बच जाते हैं बिकने से, तो वो पता है क्या एडवर्टाइज करते हैं कि आप फ्लैट खरीद लीजिए विद नो जीएसटी, आप फ्लैट खरीद लीजिए, अब आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? सरकार ने क्या कानून बनाया था कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर ₹1 भी मिल जाएगा तो जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन, जिसमें कंस्ट्रक्टर को, बिल्डर को सप्लायर माना जाएगा और जो जिसने इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें रेसिपिएंट माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। हाउएवर, क्योंकि ये बिल्डिंग बनकर ऑलरेडी तैयार हो गई है, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है वो तो पूरी बिल्डिंग का एक साथ मिलता है। तो इन दिस केस, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा कि भाई साहब यहां पर जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड, इस वाले सिनेरियो में जीएसटी लिवाइड नहीं किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब इससे जुड़ी भी एक क्लैरिफिकेशन भी आई गाइस। क्लैरिफिकेशन बहुत इजी है, खैर इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लैरिफिकेशन कहते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन पीएलसी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज collected along with consideration for sale transfer of residential or commercial properties। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, जब बिल्डिंग बनती है तो कुछ फ्लैट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल लोकेशन मिलता है, जैसे कि मेन रोड फेसिंग, गार्डन फेसिंग, पूल फेसिंग होता है ना, जिसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल लोकेशन। अगर आप ये वाले फ्लैट्स बुक करेंगे, लेट्स से दोस्तों ये वाले फ्लैट्स की लिस्ट है, ये इनके इस साइड दोस्तों गार्डन एरिया है, गार्डन एरिया, जीए मतलब गार्डन एरिया, पूरा खुला मैदान जैसा है, ठंडी ठंडी हवा आती है, बढ़िया हवा आती है। तो बिल्डर ने क्या बोला कि वैसे तो बिल्डिंग का जो प्राइस है वो 60 लाख रुपीस पर फ्लैट है, लेकिन जो ये येलो वाला हाईलाइटेड वाले लाइन में खरीदेंगे, इन्हें 60 लाख नहीं, इन्हें 2 लाख रुपए और देना पड़ेगा एज पीएलसी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। क्योंकि इनके सामने जब ये बालकनी में आते हैं ना, तो इनके सामने गार्डन फेसिंग है, जबकि इन दो में ऐसा फीचर नहीं है, इन दो में ये बेनिफिट नहीं है। तो बात ये आती है क्या इन 2 लाख पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो सरकार ने बहुत क्लैरिटी दी, बहुत सिंपल सा बोला, अगर बिल्डिंग पर जीएसटी लग रहा है तो 2 लाख पर भी लगेगा, और अगर बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लग रहा है तो 2 लाख पर भी नहीं लगेगा। सरकार ने क्या बोला कि अगर बिल्डिंग पर जीएसटी लग रहा है मगर 60 लाख पर जीएसटी लग रहा है तो 2 लाख पर भी लगेगा, और अगर 60 लाख पर ही जीएसटी नहीं लग रहा तो 2 लाख पर भी नहीं लगेगा। दिस इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन है। आइए गाइस, कहते हैं इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट पीएलसी पेड अलोंग विद कंसिडरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के बारे में डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन सेक्शन 8। द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज is main service and PLC, preferential location charges, is naturally bundled with it। तो जो मेन सर्विस है वो क्या है? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है। वो क्या है? ऑफ कोर्स बिल्डिंग है। हाँ, अब बिल्डिंग में हमें ऐसा एरिया मिल रहा है जहां से भैया सनराइज बहुत अच्छा दिखता है, सामने गार्डन है, पूल है, मेन रोड है, ओपन एरिया है, 3 साइड ओपन है, एल शेप्ड है, अलग अलग तरीके के ना प्रेफरेंशियल लोकेशंस होते हैं। तो कहते हैं द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस इज मेन सर्विस एंड पीएलसी इज नेचुरली बंडल्ड विद इट। इट इज एलिजिबल for same tax treatment as the main supply of construction service before issuance of completion certificate। तो अगर completion certificate issue नहीं हुआ और
ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लग रहा है तो पीएलसी पर भी जीएसटी लगेगा विद द सेम परसेंटेज, सेम रेट ऑफ जीएसटी। और अगर ऑलरेडी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, अब आप जा रहे हो और फ्लैट नंबर 1 जो अभी भी मार्क्ड है फ्लैट नंबर 1 वो अनसोल्ड है, तो उसमें आप 60 लाख रुपीस फ्लैट के दोगे, 2 लाख रुपए पीएलसी के दोगे, तो टोटल 62 लाख रुपीस दोगे, बट यू विल नॉट पे अ सिंगल पेनी एज जीएसटी, क्योंकि ये फिर आपकी नेगेटिव लिस्ट में चली जाएगी। कहां चली जाएगी गाइस? नेगेटिव लिस्ट में। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? तो सर एक लास्ट हमारा आपसे क्वेश्चन आता है, दिमाग में काफी टाइम से है, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खरीद रहा है, मैंने कहा जी, तो आपका एक कहना उस पर जीएसटी लगेगा एज सप्लाई ऑफ सर्विस? बिल्कुल जी। तो सर उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा? अनफॉर्चुनेटली लगेगा गाइस। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आपको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, यू विल ऑल्सो हैव टू पे स्टैंप ड्यूटी, आपको स्टैंप ड्यूटी भी देना पड़ेगा। एवरीवन, आई नो इट मे बी हार्श ऑन द इन्वेस्टर। तो सर ऐसे तो कोई भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसकी रेट कम होती है, जब धीरे धीरे बिल्डिंग बनती जाती है तो उसकी रेट बढ़ती जाती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसीलिए लोग डिपेंडिंग अपॉन कि जो बिल्डर है वो कितना पुराना बिल्डर है, डिपेंडिंग अपॉन उस बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, कितने सालों से वो बिल्डिंग बना रहा है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ऑलराइट गाइस, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार ने क्या बोला, मतलब लोग क्या करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदते हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदे दोस्तों तो हो सकता है दोस्तों उन्हें ना एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ की ही मिल जाए, लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग खरीदोगे तब तक हो सकता है फ्लैट की कीमत ही 1 करोड़ 50 लाख हो जाए। तो आप कह रहे हो भैया मैंने जीएसटी बचा लिया, जीएसटी बचा लिया। अरे भाई तूने जीएसटी तो बचाया, लेकिन अब प्राइस तो ज्यादा हो गई ना बिल्डिंग की, समझ रहे हैं? तो आपको एवरी परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ प्रॉपर्टी। मजा आया गाइस इस पॉइंट को समझने में? रिमेनिंग पॉइंट्स मैं अगले सेशन में करवाऊंगा गाइस। आई नो एवरीबडी मस्ट बी अ लिटिल टायर्ड, 2 घंटे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जो आज हम लोगों ने प्रोविजंस करे हैं वो बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं गाइस। तो आज का मैं अभी आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं। सबसे पहले आज हम लोगों ने किया दोस्तों ट्रांजैक्शंस शेड्यूल 1 पैरा 3 एंड पैरा 4। शेड्यूल 1 में किया था ट्रांजैक्शंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, जिसमें सिर्फ गुड्स कवर्ड है, सर्विसेज कवर्ड नहीं है। और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप विल फॉर्म ओनली व्हेन द एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस इन इट्स ओन नेम। तो एनी ट्रांजैक्शन इन दैट सिनेरियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और वाइस वर्सा, क्या उसको दोस्तों जीएसटी, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस, उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। फिर केस नंबर 4 में पहुंचे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। यहां पे जो लाइन है ना, एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, उसी पर आपका एग्जांपल नंबर 1 था, एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, जहां पर ब्रांच हिंदुस्तान में था, हेड ऑफिस मलेशिया में था। तो क्या दोस्तों रिलेटेड पर्सन या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है गाइस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या उसे सप्लाई मान लिया जाएगा? हाँ जी। एंड द रेसिपिएंट इन इंडिया विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, जीएसटी लगेगा, रेसिपिएंट सरकार को जाके जीएसटी पे करेगा। सेक्शन 7(1)(a) में हम पहुंचे तो वहां उन्होंने बताया देखो सप्लाई तो बन गई है, ये बात तो कंफर्म्ड है, लेकिन अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो सरकार ने कहा अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स होता है या राइट अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर टाइटल, सॉरी एक एक करके बताता जाता हूं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स होता है तो गुड्स माना जाएगा। अगर टाइटल हमने राइट दिया, अनडिवाइडेड शेयर दिया, लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ यूज करने के लिए दिया, तो सर्विस। या फिर दोस्तों अगर आपने कुछ गुड्स दिए जिसमें ओनरशिप विल पास एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम, जैसे कि हायर परचेज वाला सिनेरियो,
तो वो गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, इस भरोसे से कि आप पेमेंट में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। और लास्ट जो आज हम लोगों ने किया लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़ा हुआ दोस्तों पॉइंट, वो आपका सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग से जुड़ा हुआ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जहां पर आपने 1 रुपया भी दे दिया बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो in that case it will be subject to GST. The entire transaction will be subject to GST as supplier services. However, if the entire payment is made after issuance of completion certificate or after its first occupation, then दोस्तों GST shall not be levied. ये आपका नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा और इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एक लास्ट क्लैरिफिकेशन जो आई ऑन PLC प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, जिसमें सरकार ने कहा कि भाई साहब अगर GST लग रहा है ऑन द बिल्डिंग तो PLC पर भी लगेगा, और अगर GST नहीं लग रहा है ऑन द बिल्डिंग तो PLC पर भी नहीं लगेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो द ट्रीटमेंट ऑफ PLC विल बी सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग। PLC क्या होता है? प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस होते हैं कि आपको एक बिल्डिंग का ऐसा हिस्सा मिला है विच इज मोर एडवांटेजियस देन द अदर्स, तो आप उसके लिए कुछ एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हैं जिसे बोलते हैं PLC, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। उसका ट्रीटमेंट विल बी सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग। The remaining points of schedule 2 is what we're going to take care of in tomorrow's session along with guys, along with schedule 3. Schedule 3 भी अब कल कोशिश करेंगे guys खत्म करें, because now it's high time that we buck up ourselves and we put some more energy in completion of this chapter. But I hope आप लोगों को मजा बिल्कुल आया होगा दोस्तों, अभी तक जितना भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है। चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। दैट वाज क्विक रिकैप। एनी डाउट व्हाटसोएवर यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी। आप लोगों को कोई भी मन में दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी। कई बार होता है ना दोस्तों, हम रात को रिवाइज कर रहे थे, डाउट आता है, तो डाउट आने के बाद आप तभी व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।